हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में देते हैं और वो समाचार देते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज की बड़ी खबर है, सऊदी पत्रकार खाशोगी की हत्या का पहला बड़ा असर सामने आया है। इजरायली प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर गजा पर हमला उनके गले की हड्डी बन गया। हमास की जवाबी कार्रवाई से डरकर जंग बंदी करने का उन पर आरोप है। बेंजामिन नेतन्याहू के विरोधी मैदान में आए हैं। सरकार गिराने की धमकी है। जल्दी हो सकते हैं वहां चुनाव। इस पर चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर है, सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे स्वयं उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुने जिसमें हत्या के सबूत हैं। ट्रंप ने पुष्टि की है कि उनकी सरकार के पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जो तुर्की की सरकार ने दी है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि मुझे बता दिया गया है, बस यही काफी है। मैं उस टेप को नहीं सुनना चाहता। वो पीड़ादायक और भयानक आवाज है। उसके बाद उन्होंने बाद में बात को थोड़ा सा बदला और कहा, देर रात रविवार को उन्होंने कहा कि एमबीएस ने यानी मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे डायरेक्ट बताया था कि उनका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सवाल किया, क्या रियली कोई जानता होगा? यानी अब भी वो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद खास बात यह है कि अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए ने खाशोगी की हत्या को मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश के नतीजे में होने की बात पहले स्वीकार कर ली है। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हत्या के बारे में कंप्लीट रिपोर्ट अगले 1 या 2 दिनों में जारी की जाएगी, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि हत्या किसने की। एक और खबर है, वहां की विदेश मंत्रालय, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की स्पोक्सपर्सन ने हीथर नोएट ने सैटरडे को कहा था कि अभी तक खाशोगी की हत्या के बारे में सरकार किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची है। यह कहना गलत है कि हम अंतिम नतीजे पर पहुंच गए हैं। इससे पहले फ्राइडे को वॉशिंगटन पोस्ट और एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिकी इंटेलिजेंस सीआईए के अधिकारियों का एक बयान जारी किया था। उसमें कहा था कि सीआईए ने बताया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने खाशोगी की हत्या का ऑर्डर दिया था। सीआईए का मतलब यह है कि वहां की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है उसने ये बात बता दी है। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को बचा लिया जाए ताकि उनके जो रिश्ते हैं वो जारी रहें। जो खासतौर पे जो रक्षा सौदे, जिसमें बार बार बताया जाता है कि 110 अरब डॉलर का जो पिछले मई में उन्होंने सौदा किया था, उसे वो बाकी रखना चाहते हैं। और उनका बार बार ये कहना है कि कुछ भी हो, खाशोगी की हत्या हुई हो, जो भी हुआ हो, उसके बावजूद हमारा सऊदी अरब सबसे नजदीकी मित्र है और वो इसलिए है कि वो इजराइल और हमारे साथ मिलकर के ईरान को कंट्रोल कर रहा है। तो ये बात बार बार वो कह रहे हैं। अब चूंकि सीआईए चूंकि सरकार की खुफिया एजेंसी है, अब उससे बाहर कैसे निकलेंगे, वो 2 दिन के बाद रिपोर्ट क्या आएगी वो बताएगी कि अब ट्रंप किस तरह से कोशिश में अपनी कामयाब होते हैं या नहीं। उन पर कांग्रेस की तरफ से भी दबाव है सऊदी अरब से ताल्लुकात, रिलेशन खत्म करने का। और अब सीआईए ने इतनी बड़ी रिपोर्ट जारी करने के बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी, लेकिन अब भी ट्रंप उसमें कोई गुंजाइश निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल यूएई की राजधानी अबू धाबी में थे, जहां उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम से भेंट की है। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय और खासतौर पर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर बातचीत की है। ये बताया गया है कि वे जब यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद के निमंत्रण पर वहां गए हैं और अब से पहले वो अक्टूबर में यूएई का जब एक डेलीगेशन इस्लामाबाद आया था, उस अवसर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया था कि जिस तरह से सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ है, जो $6 अरब के बेल आउट प्लान की बात
सऊदी अरब ने घोषणा की थी। पिछले दिनों इमरान खान जब सऊदी अरब गए थे तो उसके तकरीबन उसी तरह का कोई एक समझौता वो यूएई से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो बात उन्होंने अक्टूबर में उस समय कही थी जब इस्लामाबाद में एक यूएई का डेलीगेशन मंत्री स्तर का आया हुआ था। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा ये रिक्वेस्ट है यूएई से कि वो $3 अरब का तेल का जो हम पैसा देते हैं उसको हम बाद में दे सकें, वो उस तरह का समझौता करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और डॉन अखबार जो वहां का एक बड़ा अखबार है उसने भी अपने सोर्सेस के हवाले से कहा है कि यूएई भी पाकिस्तान को $6 अरब का बेल आउट प्लान दे सकता है। अब से पहले वो चीन गए थे इमरान खान, और वहां चीन की सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है कि कितनी उनको सहायता दी जाएगी। चीन का कहना है कि अभी हम और बातचीत करेंगे इस्लामाबाद के साथ, उसके बाद हम तय करेंगे कि हम पाकिस्तान को इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में पाकिस्तान है। जो जब सऊदी अरब गए थे इमरान खान तब उन्होंने कहा था कि 2 और मित्र देश हैं जिनसे हम ऐसा ही सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। पाकिस्तान का यह भी प्रयास है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से कर्ज ना ले या कम से कम ले, चूंकि IMF अपनी शर्तें लगा रहा है। IMF का कहना है कि वहां टैक्स जो है वो और बढ़ाया जाए, लोगों से टैक्स ज्यादा लिया जाए और दूसरे तरीकों से खर्चे कम किए जाएं सरकार के। शायद इमरान खान की सरकार ये रिस्क मोल नहीं लेना चाहती कि वो जनता को नाराज करके सरकार चलाए। एक तरफ जनता को खुश रखना है चूंकि उनकी सरकार कमजोर है, गिर सकती है, दूसरी तरफ देश का संकट भी जो है संकट से बाहर निकालना है। और इसमें अब सऊदी अरब, चीन और उसके बाद अब यूएई हर मुल्क में जाकर के वो अपनी आर्थिक कठिनाई की बात कह रहे हैं और आर्थिक कठिनाई से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में हम चर्चा करेंगे उस पहली खबर पर जिसमें बताया गया था कि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के खिलाफ, गाजा के खिलाफ, जो गाजा पे जो पिछले दिनों हमला किया था, उसके बाद वो एक राजनीतिक संकट में फंस गए हैं। और अब से पहले मिडिल ईस्ट आई जो लंदन में न्यूज वेबसाइट है जिसमें बड़े पत्रकार हीर्स्ट, जिनकी रिपोर्ट मैंने एक विशेष कार्यक्रम के बारे में आपको इस बारे में एक विशेष कार्यक्रम दिया था, वो उस रिपोर्ट से बताया गया था कि ये इजराइल ने MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान के कहने से गाजा पर हमला किया था। ये आप समझ लें, उनका प्रयास ये था, ऐसी कोई एक इमरजेंसी टास्क फोर्स जो सऊदी अरब में कुछ मंत्री हैं, कुछ उसके अलावा शहजादे हैं, कुछ उसके अलावा कुछ खुफिया एजेंसियों के हेड्स हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि ये किया जा सकता है कि हमास के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी जाए ताकि जमाल खाशोगी की हत्या पर जितनी आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है वो ना हो। ये एक हल उन्होंने ये भी बताया था कि किसी तरह से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान को एक तरह से हथियार खरीदने का एक ऑफर दिया जाए ताकि उनको खामोश किया जा सके। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। पिछले हफ्ते के दिन लगभग 9 दिन हो गए, उस समय गाजा में इजरायली हमले पर हमास की ओर से 400 से 500 मोर्टर और मिसाइल हमलों से डरकर और हमास की ओर से पहले इजरायली हमले रोकने की शर्त पर हुए युद्ध विराम से गाजा में जश्न का माहौल और इजराइल में अपनी सरकार द्वारा घुटने टेक देने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस बीच वहां के रक्षा मंत्री अविगदोर लिबरमैन ने कैबिनेट से फैसला किया, अपना इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोधी था और बल्कि ये कहा गया था कि ये फैसला जो सीज फायर का हमास के साथ है वो कैबिनेट ने सर्वसम्मति से किया है। लेकिन बाद में हारिट्स अखबार ने बताया था कि 4 मंत्रियों का उसमें विरोध था। उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने जोर दे करके ये जंगबंदी या सीज फायर के लिए जोर दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं जो अविगदोर लिबरमैन, उन्होंने जब
अपना इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने राजनीतिक कैरियर की कीमत पर कैबिनेट की सेवा की है और हमास के सामने सरकार के घुटने टेक दिए हैं, सरकार ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो कुछ फैसला लिया है वो देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है, भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। उसके पश्चात एक और धमाकाखेज एक तरह से बयान आया था। यूरेशिया डायरी वेबसाइट है, उसने एक इजराइल के एक और मंत्री जाची हनेगबी का एक बयान थर्सडे को प्रकाशित किया था और एक उसका हवाला दिया था इजरायली रेडियो के कार्यक्रम से। ये मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने फौजियों को गाजा स्थित जबालिया रिफ्यूजी कैंप में भेजते तो हमारे 500 फौजी मारे जाते। उन्होंने बहुत ही एक तरह से गंभीर बात कही है और इसराइल के प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है हमास के साथ युद्धबंदी का, उसे उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया है। उन्होंने हमास के बिना किसी बहाने उन्होंने एक बात ये भी कही कि हमास ने बिना किसी बहाने, बिना किसी कारण के हमला नहीं किया, उनके पास बदला लेने का कारण था। और उन्होंने आगे ये कहा कि उन्होंने 400 रॉकेट दागे हैं इजराइल पर सिर्फ एक फिलिस्तीनी के मारे जाने पर। आपको याद होगा कि एक जो वहां हमास का एक ब्रिगेड है कस्साम ब्रिगेड, उसके एक बड़े कमांडर उसमें मारे गए थे और उसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि इजराइल के फौजियों की भरी हुई एक बस, उस पर भी रॉकेट पड़ा था और भी बहुत जगहों पर उन्होंने धमकी दी थी कि इजराइल का चप्पा चप्पा हम जहां चाहेंगे हमला कर सकेंगे। इसके बाद ये तुरंत 3 दिन के अंदर युद्धबंदी हुई और उस दिन एएफपी ने वहां के हमास के लीडर इस्माइल हानिया का वक्तव्य जारी किया था कि युद्धबंदी तब होगी जब इजराइल पहले हमले बंद करेगा। तो इससे यह साबित हो गया था कि इजराइल ने पहले हमले बंद किए और वो हमास के इस रिएक्शन से बहुत परेशान था। यूरेशिया डायरी के अनुसार जो मंत्री जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है हमास के साथ युद्धबंदी का, वो सही था। और मैं आपको बता दूं कि 11 नवंबर को हमास के कस्साम ब्रिगेड ने खान यूनुस प्रांत में इजरायली हमले को नाकाम कर दिया था। उस हमले में ब्रिगेड का एक महत्वपूर्ण कमांडर मारा गया था। इसी के साथ इजरायली गठबंधन सरकार में नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है। वहां जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही दिन वहां बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ पूरे देश में पूरे इस ऑक्युपाइड टेरिटरी में विरोध प्रदर्शन हुए और अब जो गठबंधन के साथी दल हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि अब चुनाव होने चाहिए, सरकार गिर जानी चाहिए। हरेट्स अखबार के अनुसार रविवार रात को नेतन्याहू ने नेशनल टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने रक्षा मंत्री रहने के दौरान अपनी सफलताएं गिनवाई। यानी उन्होंने एक तरह से यह याद दिलाया कि मैं देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा और मैं रक्षा मंत्री रह चुका हूं और मैंने इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना पूरा ध्यान रखा है। और जो घटक दल हैं सरकार में, उनका कहना है कि अब सरकार को बचाने का प्रयास बेकार है और नेतन्याहू ने अपने विरोधियों को अपने फायदे के लिए गैर जिम्मेदार बयान देने के लिए आलोचना की है। यानी नेतन्याहू अब अपनी सरकार के अंदर से जैसा कि रक्षा मंत्री ने उनकी आलोचना करके इस्तीफा दिया है और सरकार के बाहर से विरोधियों की तरफ से भी आलोचना का एक तरह से टारगेट बने हुए हैं। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन, अपनी एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू जनता को चेतावनी देकर डरा रहे हैं, यानी सिक्योरिटी की बात जो कह रहे हैं देश की। 2015 के चुनावों में भी नेतन्याहू ने यही चाल चली थी, ये यरूशलेम पोस्ट का कहना है। वे सभी रेडियो टेलीविजन चैनलों पर जाकर के बयान दे रहे थे ताकि उनका कहना यह था कि छोटी पार्टियों को आप वोट ना करें, इसमें हमारी पार्टी जो लिक्विड पार्टी जिसे कहा जाता है वो हार जाएगी। और उसके अंत में यही हुआ कि वो 30 सीटें लेने में कामयाब हो गई लिक्विड पार्टी। और ये बार बार सफाई देते रहे कि देश की रक्षा के लिए उन्होंने फैसला किया है। ये जो
इतवार की संडे इवनिंग में जो उन्होंने टेलीविजन पर अपनी भाषण में ये बात कही है कि मैंने जो भी फैसला किया है वो देश की रक्षा को देखते हुए किया है। यानी वो एक तरह से उन्होंने दबाव महसूस किया हमास की तरफ से और उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। लिबरमैन के त्यागपत्र के बाद रक्षा मंत्रालय जो है वो नेतन्याहू ने अपने पास रखा है। अब अभी किसी को रक्षा मंत्री नामांकित नहीं किया है। आपने देखा कि क्या नतीजा हुआ। जमाल खशोगी की हत्या के गुनाह को छुपाने के प्रयास के तौर पर, जो कि लंदन स्थित मिडिल ईस्ट आई ने जो बात बताई थी, अब से पहले मैंने कार्यक्रम किया था, उसके नतीजे में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर गजा पर हमला कराया गया नेतन्याहू से कहकर के, और अब खुद इजराइल के प्रधानमंत्री सरकार से बाहर जाने के रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनके विरोध में पूरा जो वहां का उनका राजनीतिक तंत्र है वो उनके खिलाफ हो गया है। इजरायली सरकार के गिरने का कारण बन रहा है अब यही जमाल खशोगी की हत्या और उसके बाद एमबीएस की तरफ से हमला करने की बात कहे जाना। अब नतीजा आ रहा है कि इजराइल की सरकार इसी के नतीजे में गिर जाएगी। इजरायली पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहा जाता है, उसमें 120 सदस्य हैं, जिसमें वर्तमान सरकार जो नेतन्याहू की सरकार है उसमें 8 घटक दल हैं जिनके कुल 61 सदस्य हैं, यानी आधे से केवल एक ज्यादा। और इनमें नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के 30 सदस्य हैं। विरोधी गठबंधन जिसका नेतृत्व ज़ायनिस्ट यूनियन करती है उसके पास 59 सदस्य हैं, यानी 2 कम हैं जो रूलिंग पार्टी है उसके। रक्षा मंत्री के त्यागपत्र के बाद अब सरकार बाकी रहना लगभग असंभव हो गया है। तो ये सब कुछ घटनाक्रम हो रहा है जमाल खशोगी की हत्या के नतीजे में। ये आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर टिप्पणी में कमेंट्स में लिखिए, और इस कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देखा जा सकता है। अब मैं समझता हूं कि आप लोग अक्सर लोगों ने आप में से सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अभी तक अगर ये चैनल आप में से किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर, लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके बाद घंटी नजर आएगी, उसको क्लिक करना है ताकि आपको नई वीडियो अपलोड होते ही तुरंत सूचना मिल जाए। इसी के साथ लेता हूं मैं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।